मैथमेटिक्स में जियोलॉजी में था। 1470 में क्या हुआ कि 1470 डेट याद कर लो। 1470 में क्या हुआ कि क्रिस्टोफर कोलंबस साहब गए लिस्बन जाके, तो वहाँ पे उन्होंने मैप मेकिंग सीखी, एस्ट्रोनॉमी सीखी। अच्छा, वहाँ पे एक मज़े की बात हुई कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस पहुँचे लिस्बन, तो वहाँ पर उन्हें एक मैप मिला लिस्बन में, ठीक है। उस मैप में उन्होंने देखा कि भाई अटलांटिक ओशन के वेस्ट साइड पे ना थोड़े से ह्यूमंस के सैम्बल्स हैं, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पीरियड पे ना एक जो प्रिवेलिंग आइडिया था वो ये था कि जितनी भी दुनिया एग्जिस्ट करती है वो ईस्ट पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वेस्ट पे कोई दुनिया ही नहीं है, बिकॉज यही था ना उस टाइम पीरियड पे कि ज़मीन फ्लैट है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई दुनिया के नक्शे पे सिर्फ एशिया होना चाहिए, यूरोप होना चाहिए, अफ्रीका होना चाहिए, ठीक है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब देखा कि इस मैप में अटलांटिक ओशन के वेस्ट पे भी ह्यूमंस के सैम्बल्स हैं, उसने कहा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, सही है। उसने कहा कि भाई ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि भाई जब दुनिया सारी यहाँ एग्जिस्ट करी है तो वहाँ पे हो, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पीरियड पे एक नया आइडिया जो इमर्ज हुआ वो बेसिकली ये था कि दुनिया फ्लैट नहीं है, राउंड है। वर्ल्ड इज़ नॉट फ्लैट बट राउंड, ठीक है। अच्छा, राउंड अब ये कैसे है कि अगर आप वो उसका जो क्रिस्टोफर कोलंबस का अपना आइडिया था वो ये कह रहा था कि भाई जब आप डीप ईस्ट में जाओगे तो आप वेस्ट से निकलोगे, जब आप डीप वेस्ट में जाओगे तो आप ईस्ट से निकलोगे। ये बात समझ आती है? अब कल की तरह बनाओ ज़रा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देख लो कि मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग का बहुत इशू आ रहा है, इस वजह से मैं तुम लोगों को मैप्स नहीं दिखा पा रही हूँ। अच्छा, अगर ये बात समझ आ जाती है तुम लोगों को तो तुम लोगों को मतलब इसी बात के साथ ही मैं एक्सप्लोरेशन को एंड करूँगी ना। अगर ये बात तुम लोग को समझ आ जाती है, क्रिस्टोफर कोलंबस का बेसिक क्या आइडिया था, वो कह रहा था कि भाई अगर यहाँ पे ह्यूमंस के सैम्बल्स हैं, इस मैप पे मुझे नज़र आ रहे हैं कि अटलांटिक ओशन की वेस्ट पे ह्यूमंस के सैम्बल्स हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि दुनिया फ्लैट नहीं है, राउंड है। जैसे समझ, मेरा नाम सदफ़ है, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में मसला आ रहा है तो SADAF, सदफ़, ठीक है। अच्छा, क्या तुम लोग को बता रही थी यही बात कि आइडिया जो इमर्ज हुआ वो ये था कि दुनिया फ्लैट नहीं रही, दुनिया राउंड है, ठीक है। अच्छा, दुनिया अगर राउंड है तो आप डीप ईस्ट में जाओगे तो वेस्ट से निकलोगे, डीप वेस्ट में जाओगे तो ईस्ट से निकलोगे, ठीक है। अच्छा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या कहा, उसने कहा कि भाई यूरोप ने हमारा रास्ता बंद कर दिया है। थैंक यू मोहम्मद अली। अच्छा, क्या था कि भाई यूरोप ने हमारा रास्ता बंद कर दिया है, टर्की ने हमारा रास्ता बंद कर दिया है, तो हमें एशिया तो जाना ही जाना है ना। यूरोपियंस का, ब्रिटिश का ये था कि हमें एशिया तो जाना ही जाना है, तो बेहतर है कि हम वेस्ट की तरफ जाएं, और वहाँ से जब हम डीप वेस्ट में जाएंगे तो हम ईस्ट से निकलेंगे और हम ऑटोमेटिक एशिया पहुँच जाएंगे। ये उनका आइडिया समझ आता है? ये बात समझ आती है? अच्छा, अभी तक जो मैंने बात की वो यही मैंने की कि उसका क्रिस्टोफर कोलंबस का अपना ज़ाती ख्याल ये था कि मैं अटलांटिक ओशन के वेस्ट पे अगर मुझे लोग नज़र आ रहे हैं, इंसान नज़र आ रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं नीचे ट्रैवल करने के बजाय, यूरोप से नीचे एशिया ट्रैवल करने के बजाय मैं वेस्ट पे ट्रैवल करता हूँ। वेस्ट से मैं राउंड लेके तो मैं पहुँच जाऊँगा। टीना नहीं समझ आ रही? मैप नहीं है ना यहाँ पे, तो मैं फिर थोड़ा मसला हो रहा है। अच्छा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो बनाओ ना अपने पास, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट बना लो, ठीक है। अब देखो खुद, अब ग्लोब इमेजिन करो अपने सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट उसका देख लो। अब देखो कि ईस्ट में अगर आप डीप ईस्ट में जाते हो ना तो आप कहाँ से निकलोगे? वेस्ट से। डीप ईस्ट में जाओ तो ऑटोमेटिक कहाँ से निकलोगे? वेस्ट से निकलोगे। फरजाद तनवीर, कोलंबस अमेरिका नहीं गया था, लेकिन बहमास तक वो पहुंच गया था, ठीक है। तो अगर, हाँ अबू बकर, विदाउट मैप ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है। वो गया भमास तक, तो वो पहुंच गया था ना। तो अगर वो क्रिस्टोफर कोलंबस ना जाता, वो ये कोशिश ही ना करता, आइडिया तो उसी का था ना कि दुनिया फ्लैट नहीं है, राउंड है,
ठीक है। तो अगर वो ये आइडिया ना देता, ना जाता, तो हमें कैसे पता चलता कि वहाँ पे भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमें मतलब अमेरिका है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को आगे मैं रिलेट करूँगी तो तुम लोग वहाँ से तुम लोग क्लियर हो जाएगा। अब बस इतना याद कर लो, कल परसों तक इंशाल्लाह ये स्क्रीन का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तुम लोग को मैं मैप के साथ दोबारा से ये चीज़ बताऊँगी। अभी सिर्फ इतना याद कर लो कि उसने कहा कि आप डीप ईस्ट में जाओगे, वेस्ट से निकलोगे, डीप वेस्ट में जाओगे तो ईस्ट से निकलोगे, ठीक है। इस बात को कंसिडर करते हुए अब देख लो ना, तुम लोग के सामने मैप पड़ा हुआ है। यूरोप से उससे एशिया आना है तो नीचे आना है, ठीक है। और अगर अटलांटिक ओशन के वेस्ट पे जाना है तो उससे थोड़ा सा वेस्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, सही है। तो उसने कहा कि नीचे आने से, नॉर्थ से साउथ, मतलब मैं ऊपर से नीचे आऊँ, दैट्स बेटर कि मैं वेस्ट की तरफ मूव करूँ। और वेस्ट से मैं जब डीप वेस्ट में जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली ईस्ट से निकलूँगा, और जब ईस्ट से निकलूँगा तो मेरे सामने एशिया होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, जैसे तुम लोगों को अभी बात समझ नहीं आ रही ना, तो क्या था कि उस टाइम पे भी यूरोपियन किंग्स और क्वींस को ये बात नहीं समझ आ रही थी। उन्होंने कहा भाई पागल बंदा है, क्या कह रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये यहाँ से वेस्ट जाएगा, वेस्ट से घूम के तो ये ईस्ट से निकलेगा, से निकलेगा तो आगे एशिया होगा, मतलब क्या ये कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने काफ़ी कोशिश की कि वो यूरोपियन किंग्स और क्वींस को कन्विंस कर ले अपने आइडिया पे कि भाई ऐसा हो सकता है, तुम लोग मुझे चांस दो, थोड़े से पैसे दो, कर लूँगा मैं। अच्छा, हुआ क्या कि फिर एक स्पेनिश क्वीन थी, ठीक है, उसने उसकी बात सुनी क्रिस्टोफर कोलंबस की, और उसने कहा कि ठीक है, तुम करना चाहते हो करो, हम तुम्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में जब अपना पहला सी वॉयज किया तो वो कहाँ पहुँचा, भमास में, ठीक है। अच्छा, जब वो भमास में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग रह रहे थे, दे वर ब्लैक इन कलर, ठीक है। जब वो भमास पहुंचा वहाँ पे लोग रह रहे थे, दे वर ब्लैक इन कलर, तो उसने कहा कि भाई मैं इंडिया पहुंच गया हूँ, ठीक है। उसका अपना ही ख्याल था क्रिस्टोफर कोलंबस का कि भाई ये काले काले लोग हैं तो मैं इंडिया पहुंच गया हूँ, या पॉसिबल है कि मैं इंडिया के ज़रा करीब पहुंच गया हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ क्रिस्टोफर कोलंबस का? अच्छा, जो बेसिक आइलैंड थी जहाँ पे वो पहुँचा था भमास, बेसिक आइलैंड वो कैरेबियन आइलैंड थी जो कि मैक्सिको के करीब है, ठीक है। कैरेबियन लिख लो अपने पास, CARABIAN। MCQ इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टोफर कोलंबस पहले जहाँ पहुँचा था, जो पहला कदम उसका था, वो कहाँ पे पड़ा था, कैरेबियन आइलैंड में, ठीक है। अच्छा, वो भमास पहुँच गया नियर मैक्सिको, ठीक है, और उसने कहा कि मैं जी इंडिया पहुँच गया हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने ना अपने 4 सी वॉयज किए थे, डेट्स लिख लो अपने पास, MCQ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला 1492 में, दूसरा एक ही साल बाद 1493 में, तीसरा 1498 में, और चौथा 1502 में, ठीक है। पहला 1492 में, सेकंड वन 1493 में, थर्ड 1498 में, और चौथा 1502 में, ठीक है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 1506 में क्रिस्टोफर कोलंबस साहब जो है वो इस दुनिया से चले गए, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी समझ आ गई। बेसिक चीज़ें याद करने वाली हैं कि इटालियन था, स्पेनिश नेविगेटर कहते हो, क्यों कहते हो, स्पेन ने स्पॉन्सर किया था, ठीक है। अच्छा, फिर जो उसका बेसिक आइडिया था वो यही था, जब वो लिस्बन गया 1470 में, तो वहाँ पे उसने मैपिंग एस्ट्रोनॉमी सीखी। एक मैप उसकी नज़र से गुजरा जिसमें उसको अटलांटिक ओशन के वेस्ट पे ज़रा इंसानों के आसार नज़र आए। तो उसने कहा कि भाई मुझे लगता है कि ये दुनिया फ्लैट नहीं है, ये गोल है, और अगर दुनिया गोल है तो अगर मैं डीप वेस्ट में जाता हूँ तो मैं ईस्ट से निकलूँगा, और अगर मैं ईस्ट से बाहर आ जाता हूँ तो एशिया मेरे सामने होगा, ठीक है। अपने ख्यालों में उसने एशिया तक एक रूट ढूंढ लिया था, ठीक है। बिकॉज क्यों रूट ढूंढा था, कल पूरी डिटेल बताई थी मैंने तुम लोगों को, ट्रेड एंड कॉमर्स करनी थी, जो भी था सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा,
फिर क्या हुआ कि उसकी बात लोगों को समझ नहीं आई। यूरोपियन किंग्स और क्वींस ने कहा कि भाई तुम फजूल किस्म की बात कर रहे हो, ऐसी बात पॉसिबल नहीं है, तो हम तो तुम्हें स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे, ठीक है। स्पेनिश क्वीन थी, उसने उसकी बात सुनी, उसको ज़रा अच्छी लगी, उसने कहा क्या ख़र्च है ट्राई करने में। तो स्पेनिश क्वीन ने उसको स्पॉन्सर किया, और स्पेनिश क्वीन के स्पॉन्सर करने पे उसने 4 सी वर्ड्स किए थे। पहला 1492 में, दूसरा 1493, तीसरा 1498, चौथा 1502 और 1506 में क्रिस्टोफर कोलंबस डाइड, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना कि क्रिस्टोफर कोलंबस का जो बेसिक आइडिया, जो पूरी बात उसने ये की थी, उसने कहा था कि मैं इंडिया पहुँच गया हूँ, ठीक है। उसने कहा कि मैंने एशिया का ईस्टर्न पार्ट डिस्कवर कर लिया है, ठीक हो गया। अच्छा, क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद एक और आदमी आया, अमेरिगो वेस्पूसी। स्पेलिंग लिखवा दूँ, AMERIGO, अमेरिगो वेस्पूसी, VESPUCCI। अच्छा, अमेरिगो वेस्पूसी जो था वो भी इटालियन नेविगेटर था। अच्छा, वो स्पेनिश नेविगेटर था क्रिस्टोफर कोलंबस, और अमेरिगो वेस्पूसी इटालियन नेविगेटर था, ठीक है। अच्छा, अमेरिगो वेस्पूसी ने क्या किया कि अमेरिगो वेस्पूसी जो था वो कोलंबस के ही का ही क्रू मेंबर था, ठीक है। जब कोलंबस सी वर्ड्स कर रहा था तो अमेरिगो वेस्पूसी उसके साथ था 1492 में, ठीक है। अच्छा, वो क्या करता था कि वो क्रिस्टोफर कोलंबस को फॉलो करता था। अच्छा, उसने क्या किया कि अमेरिगो वेस्पूसी ने 1507 में क्या किया कि एक लेटर लिखा यूरोपियन किंग को, और उस लेटर में उसने लिखा कि डिस्कवरी ऑफ द न्यू वर्ल्ड। यहाँ पर आके एक बात तुम लोगों को समझनी चाहिए, ठीक है। अमेरिगो वेस्पूसी क्रिस्टोफर कोलंबस का क्रू मेंबर था, ठीक है, इटालियन नेविगेटर था। 1507 में उसने एक लेटर लिखा यूरोपियन किंग को, और उसने कहा डिस्कवरी ऑफ द न्यू वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, उसने कहा कि भाई ये जो जगह हम लोगों ने डिस्कवर की थी, पहले एक्सप्लोर की थी हम लोगों ने, ठीक है, ये इंडिया बिल्कुल भी नहीं है, ये एक नई दुनिया है, ठीक है, न्यू लैंड है। अच्छा, क्या हुआ कि वास्को डी गामा ने उसकी स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया, मतलब उसने उसकी स्टेटमेंट को कह दिया कि भाई ये बंदा ठीक कह रहा है। यहाँ तक समझ आया। अमेरिगो वेस्पूसी इटालियन नेविगेटर था, ठीक है। अच्छा, जब वो 1507 में जब वो पहुंचा, 1506 में क्रिस्टोफर कोलंबस आप तो चले गए ना इस दुनिया से। 1507 में जब वो भमास पहुंचा, भमास से आगे थोड़ा सा चला गया, तो उसने कहा कि भाई आई हैव फाउंड अ न्यू लैंड। बेसिक उसने बात क्या की कि आई हैव फाउंड अ न्यू लैंड, ठीक है। उसने कहा कि आई हैव फाउंड अ न्यू लैंड, ठीक है, और उसने कहा कि ये अमेरिका बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, नौशबा किस किंग की बात कर रहे हो? अच्छा, उससे ये बात साबित करके दिखाए किंग्स और क्वींस को कि भाई ये इंडिया बिल्कुल भी नहीं है, ये एक नई दुनिया है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब तुम लोग जल्दी से दे दो कि भाई अमेरिका को अमेरिका क्यों कहा जाता है, जबकि डिस्कवर क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, तो कोलंबस के नाम पे हम लोगों ने अमेरिका का नाम क्यों नहीं रखा? टेक्निकल सवाल है। ओहो, नुशाबा कौन से वाले यूरोपियन किंग का नाम? आज मैं मेंटली प्रेजेंट नहीं हूँ बिकॉज आई वाज हैविंग अ वेरी हेक्टिक डे इन यूनिवर्सिटी। वास्को डी गामा का आप शायद पूछ रहे हो, वास्को डी गामा का पूछ रहे हो। मैंने बात की थी ना कि उसकी स्टेटमेंट को प्रूव किया, किसने प्रूव किया? वास्को डी गामा ने। यस, एग्जैक्टली जीनिया, यू आर राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल यही कॉपी पेस्ट कर लो जीनिया की बात। नौशाबा, जीनिया नौशाबा, दोनों की बात बिल्कुल 100% राइट है, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट करो तुम लोग कि बेसिकली क्या था कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा तो कि भाई क्रिस्टोफर कोलंबस गया, डिस्कवर किया, लेकिन वो कह रहा था, वो बस था, वो कहता है ये इंडिया है, ठीक है। उसने कहा ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये इंडिया है, और वो 1506 में जब मरा तो तब भी वो यही कह रहा था कि ये इंडिया है, ठीक है।
अच्छा, 1507 में जब अमेरिको वेस्पूसी वहाँ गया तो उसने कहा कि ये इंडिया बिल्कुल भी नहीं है, डिस्कवरी ऑफ द न्यू लैंड। तो अब अगर नई लैंड डिस्कवर होगी है तो उसको ऑब्वियसली कोई नाम भी देना था, ठीक है। तो नाम उन्होंने क्या दिया उस लैंड को कि द लैंड ऑफ अमेरिकस, ठीक है। क्या शुरू में उसको नाम दिया गया द लैंड ऑफ अमेरिकस। नाम दिया गया द लैंड ऑफ अमेरिकस, लेकिन लोगों के लिए उस चीज़ को प्रोनाउंस करना बड़े मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने उस अमेरिकस को अमेरिका बना दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ट्रेड एंड कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, क्या उन्होंने कॉलोनीज वगैरह इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। एक्सप्लोरेशन का एरा मतलब कंप्लीट हो गया ना, पता चल गया कि एक नई लैंड वहाँ एग्जिस्ट करती है, वहाँ हम जा सकते हैं, कॉलोनीज बिल्ड कर सकते हैं एंड ऑल दैट। यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ आया जो जल्द से मेरे से पूछ लो। इसी के साथ एक्सप्लोरेशन एंड हुई है, एक्सप्लोरेशन मैंने एंड कर दिया है। आज सारी चीज़ों को हमने जल्दी जल्दी देखा है, तो अगर कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा से मेरे से पूछ लो। कल वाली सारी कहानियाँ डाल के एक्सप्लोरेशन आज हमने स्टार्ट कहाँ की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस से, कि क्रिस्टोफर कोलंबस क्या था कि इटालियन था बेसिकली, लेकिन हम उसे स्पेनिश नेविगेटर कहते हैं। क्यों स्पेनिश नेविगेटर कहते हैं? स्पेन ने स्पॉन्सर किया था उसको, दैट्स वाई, ठीक है। अच्छा, क्या था कि क्रिस्टोफर कोलंबस से 4 वॉयजेस किए थे। जो याद रखने वाली बात है वो ये है, पहला 1492 में, दूसरा 1493 में, ठीक है। अच्छा, ये नाम एक जर्मन जियोग्राफर था, उसने सजेस्ट किया था, लेकिन उसका नाम अभी मेरे पास नहीं लिखा हुआ कि उस जर्मन जियोग्राफर का नाम क्या था जिसने सजेस्ट किया था। कहाँ से हम बात कर रहे थे? हाँ, बता रही थी तुम लोगों को इसका 1492, 1493, 1498 और 1502। 1506 में ही डाइड, और उसने कहा जब पूरी ज़िंदगी वो यही कहता रहा कि मैं इंडिया पहुंच गया हूँ, मैं इंडिया पहुंच गया हूँ, ठीक है। भमास वो बेसिकली पहुंचा था। जब वो चला गया तो उसी के क्रू मेंबर था अमेरिगो वेस्पूसी। उसने कहा कि जब वो 1507 में उसने खुद से अपना सी वॉयज किया, जब वो भमास पहुंचा तो उसने कहा कि भाई ये तो इंडिया बिल्कुल भी नहीं है। और उसने डिस्कवरी ऑफ द न्यू लैंड, उसने कहा कि भाई मैंने एक नई दुनिया डिस्कवर कर दी है। जब वो वापस आया उसने यूरोपियन किंग्स और क्वींस को कन्विंस किया कि भाई ये इंडिया बिल्कुल भी नहीं है, ये एक नई दुनिया है। तो जब यूरोपियन किंग्स और क्वींस को उसकी बात वैलिड लगी, ऑब्वियसली प्रूव कराई होगी, तो फिर एक जर्मन जियोग्राफर वेस्को डे गामा ने उसके स्टेटमेंट को प्रूव किया था। और एक जर्मन जियोग्राफर था, उसका नाम कहाँ पे है, नेम मुझे नज़र आ रहा, ठीक है। उसने अमेरिगो वेस्पूसी के ऑनर पे इस लैंड को द लैंड ऑफ अमेरिकस का नाम दिया। लोगों को प्रोनाउंस करने में मसला हो रहा था, उन्होंने अमेरिकस को अमेरिका बना दिया। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, नहीं, नौशाबा, अमेरिका को स्पॉन्सर स्पेन ने नहीं किया था, अमेरिका को स्पॉन्सर बेसिकली पोर्टुगाल ने किया था। लेकिन सर अदनान बदर ने उसको जो है ना इटालियन नेविगेटर लिखा हुआ है। अब उन्हें इटालियन नेविगेटर क्यों लिखा हुआ है इस बात पे मुझे काफ़ी इतराज़ रहा है। अगर उसको पोर्टुगाल ने किया था स्पॉन्सर, लेकिन यहाँ पे है कि उसको स्पॉन्सर पोर्टुगाल ने किया था और आप उसे इटालियन नेविगेटर कहते हो। सही है, स्पेन का कोई हाथ नहीं था इस चीज़ में। अच्छा, मुझे बता दो यहाँ तक कुछ नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि आज मैंने मेंटली बिल्कुल एब्सेंट हो गए तुम लोगों को ये चीज़ बताई है। थोड़ा सा कॉलोनाइजेशन देखेंगे। अच्छा, अगली हेडिंग लगाओ कि वाई अमेरिका वाज कॉलोनाइज्ड। वाई अमेरिका वॉज कॉलोनाइज्ड। पीछे हम लोगों ने पूरी बात की कि हाउ अमेरिका वॉज एक्सप्लोर्ड, ठीक है। एक जगह, ओहो नौशाबा, कौन से वाले यूरोपियन किंग का नाम? आज मैं मेंटली प्रेजेंट नहीं हूँ बिकॉज आई वॉज हैविंग अ वेरी हेक्टिक डे इन यूनिवर्सिटी। विस्को डे गामा का आप शायद पूछ रहे हो, विस्को डे गामा का पूछ रहे हो। मैंने बात की थी ना कि उसकी स्टेटमेंट को प्रूव किया, किसने प्रूव किया? विस्को डे गामा ने। यस एग्जैक्टली, जीनिया यू आर राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल यही कॉपी पेस्ट कर लो जीनिया की बात।
नौशाबा, ज़िनी और नौशाबा, दोनों की बात बिल्कुल 100% राइट है, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट करो तुम लोग कि बेसिकली क्या था कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा तो कि भाई क्रिस्टोफर कोलंबस गया, डिस्कवर किया, लेकिन वो कह रहा था, वो बस था, वो कहता है ये इंडिया है, ठीक है। उसने कहा ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये इंडिया है, और वो 1506 में जब मरा तो तब भी वो यही कह रहा था कि ये इंडिया है, ठीक है। अच्छा, 1507 में जब अमेरिको वेस्पूसी वहाँ गया तो उसने कहा कि ये इंडिया बिल्कुल भी नहीं है, डिस्कवरी ऑफ द न्यू लैंड। तो अब अगर नई लैंड डिस्कवर होगी है तो उसको ऑब्वियसली कोई नाम भी देना था, ठीक है। तो नाम उन्होंने क्या दिया उस लैंड को कि द लैंड ऑफ अमेरिकस, ठीक है। क्या शुरू में उसको नाम दिया गया द लैंड ऑफ अमेरिकस। नाम दिया गया द लैंड ऑफ अमेरिकस, लेकिन लोगों के लिए उस चीज़ को प्रोनाउंस करना बड़े मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने उस अमेरिकस को अमेरिका बना दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ट्रेड एंड कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, क्या उन्होंने कॉलोनीज वगैरह इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। एक्सप्लोरेशन का एरा मतलब कंप्लीट हो गया ना, पता चल गया कि एक नई लैंड वहाँ एग्जिस्ट करती है, वहाँ हम जा सकते हैं, कॉलोनीज बिल्ड कर सकते हैं एंड ऑल दैट। यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ आया जो जल्द से मेरे से पूछ लो। इसी के साथ एक्सप्लोरेशन एंड हुई है, एक्सप्लोरेशन मैंने एंड कर दिया है। आज सारी चीज़ों को हमने जल्दी जल्दी देखा है, तो अगर कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा से मेरे से पूछ लो। कल वाली सारी कहानियाँ डाल के एक्सप्लोरेशन आज हमने स्टार्ट कहाँ की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस से, कि क्रिस्टोफर कोलंबस क्या था कि इटालियन था बेसिकली, लेकिन हम उसे स्पेनिश नेविगेटर कहते हैं। क्यों स्पेनिश नेविगेटर कहते हैं? स्पेन ने स्पॉन्सर किया था उसको, दैट्स वाई, ठीक है। अच्छा, क्या था कि क्रिस्टोफर कोलंबस से 4 वॉयजेस किए थे। जो याद रखने वाली बात है वो ये है, पहला 1492 में, दूसरा 1493 में, ठीक है। अच्छा, ये नाम एक जर्मन जियोग्राफर था, उसने सजेस्ट किया था, लेकिन उसका नाम अभी मेरे पास नहीं लिखा हुआ कि उस जर्मन जियोग्राफर का नाम क्या था जिसने सजेस्ट किया था। कहाँ से हम बात कर रहे थे? मैं हाँ बता रही थी तुम लोगों को इसका 1492, 1493, 1498 और 1502। 1506 में ही डाइड, और उसने कहा जब पूरी ज़िंदगी वो यही कहता रहा कि मैं इंडिया पहुंच गया हूँ, मैं इंडिया पहुंच गया हूँ, ठीक है। भमास वो बेसिकली पहुंचा था। जब वो चला गया तो उसी के क्रू मेंबर था अमेरिगो वेस्पूसी। उसने कहा कि जब वो 1507 में उसने खुद से अपना सी वॉयज किया, जब वो भमास पहुंचा तो उसने कहा कि भाई ये तो इंडिया बिल्कुल भी नहीं है, और उसने डिस्कवरी ऑफ द न्यू लैंड, उसने कहा कि भाई मैंने एक नई दुनिया डिस्कवर कर दी है। जब वो वापस आया उसने यूरोपियन किंग्स और क्वींस को कन्विंस किया कि भाई ये इंडिया बिल्कुल भी नहीं है, ये एक नई दुनिया है। तो जब यूरोपियन किंग्स और क्वींस को उसकी बात वैलिड लगी, ऑब्वियसली प्रूव कराई होगी, तो फिर एक जर्मन जियोग्राफर वेस्को डे गामा ने उसके स्टेटमेंट को प्रूव किया था। और एक जर्मन जियोग्राफर था, उसका नाम कहाँ पे है, नेम मुझे नज़र आ रहा, ठीक है। उसने अमेरिगो वेस्पूसी के ऑनर पे इस लैंड को द लैंड ऑफ अमेरिकस का नाम दिया। लोगों को प्रोनाउंस करने में मसला हो रहा था, उन्होंने अमेरिकस को अमेरिका बना दिया। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा नहीं, नौशाबा अमेरिका को स्पॉन्सर स्पेन ने नहीं किया था, अमेरिका को स्पॉन्सर बेसिकली पोर्टुगाल ने किया था। लेकिन सर अदनान बदर ने उसको जो है ना इटालियन नेविगेटर लिखा हुआ है। अब उन्हें इटालियन नेविगेटर क्यों लिखा हुआ है इस बात पे मुझे काफ़ी इतराज़ रहा है। अगर उसको पोर्टुगाल ने किया था स्पॉन्सर, लेकिन यहाँ पे है कि उसको स्पॉन्सर पोर्टुगाल ने किया था और आप उसे इटालियन नेविगेटर कहते हो। सही है, स्पेन का कोई हाथ नहीं था इस चीज़ में। अच्छा मुझे बता दो यहाँ तक कुछ नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि आज मैंने मेंटली बिल्कुल एब्सेंट हो गए तुम लोगों को ये चीज़ बताई है। थोड़ा सा कॉलोनाइजेशन देखेंगे। अच्छा अगली हेडिंग लगाओ कि वाई अमेरिका वाज कॉलोनाइज्ड। वाई अमेरिका वॉज कॉलोनाइज्ड। पीछे हम लोगों ने पूरी बात की कि हाउ अमेरिका वॉज एक्सप्लोर्ड, ठीक है। एक जगह हम लोगों ने एक्सप्लोर कर दी है ऑब्वियसली, अब एक्सप्लोर करके हमने उसको छोड़ नहीं देना, अपने काम में लेके आना है, ठीक है। एक्सप्लोर किया है तो हमें उस चीज़ का कोई फ़ायदा होना चाहिए। वाई अमेरिका वॉज कॉलोनाइज्ड।
ठीक है। मैं बात की थी कल मैंने कि फ्रांस से अपनी कॉलोनीज़ बनाई, स्पेन ने बनाई, ब्रिटिश ने बनाई। बेसिकली क्यों बनाई, हम छोटी छोटी रीजंस को फाइंड आउट करेंगे। हर कॉलोनी की डिटेल पे आज मैं नहीं जा रही, कल मैं तुम लोग को हर कॉलोनी की डिटेल के साथ बताऊंगी। आज सिर्फ हम जनरल ओवरव्यू लेंगे कि कॉलोनीज़ बेसिकली इस्टेब्लिश क्यों की गई थी। जीनिया ये जब स्पेनिश ने स्पॉन्सर किया था कोलंबस को ना, तो ये उसका क्रू मेंबर था। लेकिन जब ये अपने ऑन पे गया ना, स्पेन ने तो कोलंबस को बोला था ना जाने के लिए, उसने कोलंबस को, मतलब कोलंबस वाज द टीम लीडर, ठीक है। तो जब ये अपने ऑन पे 1507 में गया ना, तब पोर्टुगाल ने इसको स्पॉन्सर किया। ये चीज़ समझ आती है कि जब कोलंबस गया 1492 में, तो तब स्पेन ने स्पॉन्सर किया, और ये कोलंबस का क्रू मेंबर था, साथ गया था। लेकिन 1507 में ये खुद भी तो गया था ना कोलंबस के साथ जाकर, तो ये प्रूव नहीं कर सकता था ना कि भाई मैं इंडिया ने पहुंचा, मैंने न्यू लैंड डिस्कवर की है, ठीक है। इसे 1507 में जब अपना सी वॉच किया था, अच्छे खासे पैसे लगते हैं उस चीज़ पे, जब 1507 में इसने अपना किया था, तो उस चीज़ को पोर्टुगाल ने स्पॉन्सर किया था। क्लियर? चलो अब देखो, मैं बात करी थी कि वाई अमेरिका वॉज कॉलोनाइज्ड, की एक जगह आप लोगों ने एक्सप्लोर कर दिया, आपने उसको कॉलोनाइज भी करना है, ठीक है। अच्छा, कॉलोनाइजेशन का बेसिकली, अच्छा क्या होता है कि कॉलोनाइजेशन का बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कि जो जितनी भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ होती हैं उनके पास इतना पोटेंशियल होता है कि वो अपने करीब, ठीक है, या फिर अपनी जगह से दूर कहीं भी कोई कॉलोनी इस्टेब्लिश कर सकती हैं, ठीक है। और जब वो वहाँ से ट्रैवल करके वहाँ जाती है, अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन इस्टेब्लिश करती है, तो इस पूरे प्रोसेस को आप कॉलोनाइजेशन कहते हो। ये बात समझ आती है कि स्ट्रॉन्ग कंट्रीज जितनी भी होती हैं, ठीक है, उनके पास इतना पोटेंशियल होता है कि वो एक जगह को ऑक्यूपाई कर सकें, ठीक है, उस जगह पे कंट्रोल हासिल कर सकें। कंट्रोल मिल गया, ठीक है, जाके वहाँ पे लोग रहना शुरू हो गए, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्ड किए, और एक कॉलोनी बन गई, और इस सारे प्रोसेस को आप कॉलोनाइजेशन कहते हो, ठीक है। अच्छा, कोई भी कॉलोनी बिल्ड करने के ना मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक पर्पसेस भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, सिक्योरिटी भी हो सकते हैं, ऑल दैट। अच्छा, नुशावा कहने के 1507 में ये भमास ही गया था, या अमेरिका, भमास ही लिखा हुआ है बुक्स में कि भमास, लेकिन भमास एंड अमेरिका इज़ द सेम थिंग। थोड़ा सा मेक्सिको के करीब है भमास, और मेक्सिको से थोड़ा सा ऊपर चले जाओ तो मैन अमेरिका, ठीक है। अच्छा, क्या बात करी थी कि कॉलोनीज बिल्ड करने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, सिक्योरिटी हो सकते हैं, ऑल दैट, ठीक है। अच्छा, जो नॉर्मली कॉलोनियल पावर कॉलोनीज क्यों इस्टेब्लिश करती हैं, और वहाँ पे अमेरिका में क्यों कॉलोनीज इस्टेब्लिश हुई थी, उसके कुछ रीजंस हैं, वो हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्यों करते हैं। अच्छा, पहली चीज़, अभी मैंने जो बात की, जिस चीज़ को हम एक क्वेश्चन समझ लो जो एड्रेस करने हम जा रहे हैं, वो ये कि कॉलोनियल पावर्स जो है नॉर्मली कॉलोनीज़ को मतलब इस्टेब्लिश क्यों करती हैं, ठीक है। उनको इस चीज़ से क्या फ़ायदा है कि वो अपने एक एरिया से उठ के किसी दूसरे एरिया में चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करें, वहाँ पे रहना शुरू करते हैं। अच्छा, पहली जो रीज़न आती है इसमें, वो लिख लो, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, अच्छा, पहली रीज़न इसमें आती है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी रीज़न फॉर कॉलोनाइजेशन बेसिकली क्या थी, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ब्रिटिश ने यहाँ एशिया में अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की थी, क्यों की थी, नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, ठीक है। तो बेसिक रीज़न जो होती है कहीं भी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करने की, वो बेसिकली क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, इस चीज़ को, नेचुरल रिसोर्सेज को आप कैसे लिंक करोगे अमेरिका के साथ, कि उस ज़माने में ना गोल्ड जो है वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा पाया जाता था, ठीक है। गोल्ड अमेरिका में, वालेकुम अस्सलाम सर अस्लान। अच्छा, गोल्ड जो है वो अमेरिका में बहुत अबंडेंटली पाया जाता था, ठीक है। अच्छा, तो इस बात का प्रूफ क्या है कि जो पहली कॉलोनी ब्रिटिश ने अमेरिका में इस्टेब्लिश की, जिसका नाम वर्जीनिया था, ठीक है, वर्जीनिया कॉलोनी, उसको आप गोल्ड हंगरी कॉलोनी भी कहते हो। प्रूफ मिल गया नेचुरल रिसोर्स का। कि मैंने क्या बात की कि मैंने कहा कि कॉलोनीज़ क्यों इस्टेब्लिश होते हैं, डिफरेंट रीजंस की बात कर रही हूँ। पहले नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा, नेचुरल रिसोर्स में क्या आ गया कि भाई गोल्ड जो है अमेरिका में काफ़ी मिकदार में पाया जाता था, तो दैट्स वाई ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की अमेरिका में, ठीक है।
पहली कॉलोनी जो उन्होंने इस्टेब्लिश की दैट वाज वर्जीनिया, जिसको आप गोल्ड हंग्री कॉलोनी बी कहते हो, ठीक है। अच्छा, जब लोगों को पता चल गया कि एक नई लैंड है, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उस जगह की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। पहली रीज़न क्लियर हुई नेचुरल रिसोर्सेज वाली, कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है कि प्राइमरी रीज़न बन गया कॉलोनाइजेशन का, ठीक है। गोल्ड काफ़ी मिकदार में पाया जा रहा था अमेरिका में। पहली कॉलोनी जो ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश की दैट वाज वर्जीनिया, जिसको आप गोल्ड हंग्री कॉलोनी बी कहते हो। हाईलाइट कर लो इस चीज़ को, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड हंग्री कॉलोनी किसको कहते हो आप? वर्जीनिया को, ठीक है। अच्छा, क्या था कि हर बंदा उस नई लैंड की तरफ भागता जा रहा था। क्यों भागता जा रहा था? कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अटेन कर लिए हम लोग, ठीक है। अच्छा, दूसरी रीज़न क्या है इसमें कि फॉरेस्ट जिसे आप जंगलात कहते हो, ठीक है। दूसरी रीज़न इसमें क्या आ रही है कि फॉरेस्ट। अच्छा, जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो उस वक्त अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जंगलात पाए जाते थे। अच्छा, जहाँ पे भी फॉरेस्ट होंगे, ग्रीनरी होगी, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जगह एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, ठीक है। अच्छा, जो कल हम लोगों ने बात की थी उसको इस चीज़ के साथ लिंक करो कि जो बेसिक पर्पस था ये एक शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करने का और ये सारी एक्सप्लोरेशन वाली कहानी का, वो ये था कि यूरोप से लोगों ने एशिया में जाना था और एशिया से ट्रेड एंड कॉमर्स करके तो अपनी फूड इनसिक्योरिटी को फुलफ़िल करना था, ठीक है। प्राइमरी रीज़न यही था ना कि उन्होंने एशिया से अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेके आनी थी और अपनी फूड इनसिक्योरिटी को फुलफ़िल करना था, ठीक है। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि भाई ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है, जगह एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, तो उन्होंने कहा एशिया में जाने के बजाय हम लोग यहाँ ही अपनी कॉलोनी लगाते हैं, यहाँ ही रहेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ पे खेतीबाड़ी वगैरह करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे और यहाँ से फिर जो है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम यूरोप लेके जाएंगे। ये बात समझ आती है? उन्होंने कहा कि भाई ये एक सूटेबल जगह है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, और ये क्या करेगी कि हमारी फूड इनसिक्योरिटी को भी फुलफ़िल कर देगी, ठीक है। तो अब हमें एशिया की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से अपनी फूड इनसिक्योरिटी को फुलफ़िल कर लेंगे। दूसरी रीज़न दोबारा से देख लो कि दूसरी रीज़न मैंने तुम लोगों को बताई फॉरेस्ट, कि जब अमेरिका एक्सप्लोर हुआ, डिस्कवर हुआ तो काफ़ी फॉरेस्ट वगैरह वहाँ थे और फॉरेस्ट इस चीज़ का सैम्बल होता है कि भाई ये जगह एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। प्रजात, ये मैं आगे तुम लोग को जब एक एक कॉलोनी बताऊंगी ना, एक एक कॉलोनी के इस्टेब्लिशमेंट का सारा प्रोसीजर बताऊंगी, तो उसमें मैं ये क्वेश्चन लाजमी एड्रेस करूंगी, ठीक है। अच्छा, फॉरेस्ट इस चीज़ का सिंबल होता है कि ये जगह जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स एशिया, हम लोग यहाँ पे अपनी कॉलोनी लगाते हैं, यहाँ से अपनी फूड इनसिक्योरिटी को फुलफ़िल कर लेंगे। दूसरी रीज़न समझ आ गई, फॉरेस्ट। अच्छा, तीसरी रीज़न कल तुम लोगों को काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ, तुम लोग यहाँ पे बस थोड़ा सा देखोगे उसको तो समझ आ जाएगी आराम से। रिलीजियस इश्यूज़, तीसरी रीज़न लिखो अपने पास, रिलीजियस इश्यूज़, या फिर लिख लो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स इन यूरोप, ठीक है। रिलीजियस इश्यूज़ लिख लो या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स इन यूरोप लिख लो। अच्छा, जो कल तुम लोग को पूरी कहानी मैंने बताई थी कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स की, किसी को याद है? मुझे कैथोलिक बता दो कौन थे, प्रोटेस्टेंट्स बता दो कौन थे, फिर मैं इस चीज़ को लिंक करती हूँ यहाँ पर। अच्छा, हेडिंग तुम लोग को मैंने लिखवाई है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स इन यूरोप, तीसरी हेडिंग है तुम लोग की। अच्छा, उसमें मैंने बात की कैथोलिक प्रोटेस्टेंट वॉर्स की, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पीरियड पे क्या था कि काफ़ी रिलीजियस इंटॉलरेंस यूरोप में पाई जा रही थी। डिटेल में कल बात की थी हम लोगों ने कैथोलिक की, प्रोटेस्टेंट्स की। कमेंट्स लेट मिलेंगे, बता देती हूँ कि कैथोलिक की हम लोगों ने बात की थी कि भाई ये ज़रा हार्ड लाइनर से बंदे होते हैं जो कहते हैं कि चर्च ऑफ रोम इज़ एपिसेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी। प्रोटेस्टेंट ज़रा लिबरल से बंदे होते हैं जो कहते हैं कि भाई क्रिश्चियनिटी में ऐसी कोई क्या कहते हैं, कोई ऐसी हदूद नहीं है कि चर्च ऑफ रोम इज़ एपिसेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है। हाँ अनुषा, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया दानी। अच्छा, अब क्या हो रहा था कि इन कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट वॉर की वजह से ना प्रोटेस्टेंट्स का ह्यूज मैसेकर हो रहा था, ठीक है। मैसेकर का तो पता ही होगा तुम लोग को, मैसेकर क्या होता है कि लार्ज किलिंग ऑफ पीपल, ठीक है।
प्रोटेस्टेंट्स का ह्यूज मैसेकर हो रहा था। ये बेसिकली क्या था, रिलीजियस मैसेकर था कि अगर रिलीजन के नाम पे आप लोगों को मार रहे हो तो वो आपका रिलीजियस मैसेकर होता है, ठीक है। पॉलिटिक्स के नाम पे मारोगे, पॉलिटिकल मैसेकर एंड ऑल दैट। अच्छा, क्या था कि प्रोटेस्टेंट लिबरल्स थे, उन्हें मतलब लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था, आज़ाद से बंदे थे, तो कैथोलिक ने उनको मारना शुरू कर दिया, ठीक है। ह्यूज मैसेकर हुआ प्रोटेस्टेंट्स का, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ठीक हो गया भाई साहब, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोटेस्टेंट्स ने कहा कि भाई हमारा अब यहाँ यूरोप में रहना ज़रा मुश्किल हो गया, तो वो शुड माइग्रेट टूवर्ड्स अमेरिका, ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स को आप प्रोटेस्टेंट सोसाइटी भी कहते हो, अमेरिका को आप बेसिकली प्रोटेस्टेंट सोसाइटी भी कहते हो, ठीक है। आप कहते हो कि अमेरिका एक प्रोटेस्टेंट सोसाइटी है। द बेसिक रीज़न बिहाइंड इज़ कि जो आपका पहला कैथोलिक प्रेसिडेंट आया अमेरिका में, वो आया आपका 1960s में, ठीक है। देख लो 1960s में 1783 में आपका अमेरिका आज़ाद हो रहा है, 1789 में पहला प्रेसिडेंट आ रहा है, और पहला कैथोलिक प्रेसिडेंट कब आया, 1960s में। टाइम पीरियड नोट डाउन करो, काफ़ी कितना गैप है इनके दरमियान कि 1789 से 1960s तक आपका कोई कैथोलिक प्रेसिडेंट आया ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आप क्या कहते हो कि अमेरिका बेसिकली एक प्रोटेस्टेंट सोसाइटी है, ठीक है। अच्छा, जो पहला हाँ ठीक है, बात सही कह रहे हो आप। अच्छा, जो पहला आपका कैथोलिक प्रेसिडेंट आया 1960s में, ही वॉज जॉन एफ कैनेडी, ठीक है। जो पहला आपका कैथोलिक प्रेसिडेंट आया वो आपका जॉन एफ कैनेडी था, ये क्लियर हुआ। दूसरा, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आपका कि रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स इन यूरोप। तीसरी रीज़न बेसिकली क्या थी, कॉलोनाइजेशन की, ठीक है, कॉलोनी इस्टेब्लिश करने की अमेरिका में, दैट वाज रिलीजियस कन्फ्लिक्ट इन यूरोप। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स वॉर्स, कल वाली बात सारी इसमें अगर आ जाता है तो वो तुम लोग सब कुछ एड अप कर सकते हो इसमें, कल वाला कि ह्यूज मैसेकर हो रहा था प्रोटेस्टेंट्स का एंड ऑल दैट। तो प्रोटेस्टेंट्स ने कहा कि हमारा यहाँ पर है ना, हमारी जान को ख़तरा है, ठीक है, तो हम यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, बेहतर है कि हम कहीं और चले जाएं। तो प्रोटेस्टेंट्स ने वहाँ से माइग्रेट किया और वो आ गए अमेरिका में, क्लियर। जी एग्जैक्टली, जॉन एफ कैनेडी वॉज अ कैथोलिक गाय, कैथोलिक प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, मतलब कैथोलिक स्कूल ऑफ थॉट को वो मानता था ना। अच्छा, चौथा पॉइंट लिख लो अपने पास, एडवांस सी फेयरिंग टेक्नोलॉजी। एडवांस सी फेयरिंग टेक्नोलॉजी, एडवांस सी फेयरिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, एडवांस सी फेयरिंग टेक्नोलॉजी जो थी, दैट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑल दैट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न लिख लो कॉलोनाइजेशन की, ठीक है, कि सबसे इम्पॉर्टेंट लिख लो कि बेसिकली क्या हुआ कि एडवांस सी फेयरिंग टेक्नोलॉजी में आपने शिप्स वगैरह ज़रा बड़े बनाने शुरू कर दिए, कंपस अच्छी बनानी शुरू कर दी एंड ऑल दैट, ठीक है। अच्छा, एडवांस सी फेयरिंग टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, कल इसकी भी मैंने बात की थी, मैंने इसीलिए तुम लोग को कहा था कि कल जो ओवरव्यू दे रही हूँ वो बार बार रिपीट होगा, बार बार, ठीक है। तो एडवांस सी फेयरिंग टेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि शिप्स के ज़रा आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है। आपने सीखा कि भाई अगर हमें डीप सी में ट्रैवल करना है तो हमारे पास ज़रा अच्छे शिप होने चाहिए, बड़े शिप होने चाहिए, ठीक है। रीज़न बिहाइंड वॉज कि जो छोटे शिप्स हैं वो ज़रा डीप सी में जाओ तो वाटर की वेवलेंथ ज़रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जो आपके छोटे शिप्स हैं वो उस वेवलेंथ को ज़रा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, एक ये भी वजह थी ना कि पास में अगर आप डीप सी में ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो एक वजह ये भी थी कि आपके पास अच्छे शिप्स ही नहीं थे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा 3-4 मिथ्स जो कल भी तुम लोगों को मैंने बताई थी वो यही थी कि मतलब लोग डरते थे, वो कहते थे कि हम समुंदर के अंदर जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये कह लो कि 2-3 मिथ्स जो फेमस थी कि भाई समुंदर के अंदर जाना जो है वो खुदा के राज में दखल अंदाजी है, ठीक है। अच्छा, एडवांस सी फेयरिंग, दानी सी फेयरिंग, SEAFARING, सी फेयरिंग, SEACFARING फेयरिंग, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ कि भाई जब क्रिस्टोफर कोलंबस गया वहाँ से होके ज़िंदा सलामत वापस आ गया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं कि समुंदर लोग खा जाते हैं एंड ऑल दैट। फिर वहाँ से इन लोगों ने सीखा कि भाई हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ी सी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करते हैं और अपने शिप्स को अच्छा बनाना शुरू कर देते हैं,
ठीक है। जब आपके पास ऑब्वियसली अच्छे शिप्स होंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, तो लोगों को माइग्रेट करने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कॉलोनाइजेशन की रीज़न क्यों कॉलोनाइज हुआ, कि आपके पास अच्छे शिप आ गया, आप लोगों को आराम से माइग्रेट करवा सकते थे, दैट्स वाई। 5वां पॉइंट अपने पास देखो, रॉयल पैट्रोनेज। रॉयल ROYAL, रॉयल पैट्रोनेज, PATRONAGE। रॉयल पैट्रोनेज, ठीक है। अच्छा, कंसेप्ट सुन लो, तुम लोग को समझ आ जाएगा आराम से कि रॉयल पैट्रोनेज होता है क्या है। क्या होता है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप ऑब्वियसली अपने किंग या क्वीन के नाम के साथ मूव करोगे। वहाँ जाके आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से अमेरिका ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो आप पाकिस्तान की नेशनैलिटी अपने साथ लेके जाओगे, बताओगे कि भाई मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ठीक है। सेम वॉज द केस कि रॉयल पैट्रोनेज के आप क्या करते थे कि किंग का चार्टर अपने साथ लेके जाते थे, और वहाँ पर जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, जो अमेरिका के नेटिव्स हैं, जो कल मैंने तुम लोग को बताया था कौन थे, रेड इंडियंस, याद आया थोड़ा सा, वो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे थे, ठीक है। तो आप अपना चार्टर लेके जाओगे, आप उन्हें बताओगे कि भाई फ्लां किंग ने हमें भेजा है, फ्लां किंग के नाम के साथ हम आए, हमें यहाँ रहना है, अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करनी है एंड ऑल दैट, ठीक है। अच्छा, मसला इसमें रॉयल पैट्रोनेज क्यों दिया गया, मसला क्या था इसके पीछे, कि ये था कि जब लोग माइग्रेट करते थे ना, यहाँ से यूरोप से अमेरिका जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता था कि जो वहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, रेड इंडियन नेटिव्स जो ऑलरेडी रह रहे हैं, वो कहते थे कि भाई ये जो आने वाले फॉरेनर्स आएंगे, इनसे हमें ख़तरा है, तो वो ये कोशिश करते थे कि ये जल्दी जल्दी वापस चले जाएं, ठीक है। क्या करते थे कि भाई क्रॉप्स जला दी, लोगों को मार दिया एंड ऑल दैट। तो जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी थी नेटिव्स की तरफ से, वो एक बड़ा मसला बन गई उस टाइम पीरियड पे। फिर क्या हुआ कि रॉयल पैट्रोनेज का ट्रेंड इन हुआ। रॉयल पैट्रोनेज मतलब आप पैट्रोनेज ये समझ लो कि आप किसी की सरपरस्ती के अंदर जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, रॉयल पैट्रोनेज का इमर्ज हुआ, और क्या था कि पैट्रोनेज का कल्चर उन दिनों में ज़्यादा हो गया, फेमस हो गया, और फ्रांस ने, स्पेन ने, ब्रिटिश ने एंड ऑल दैट, इन सब ने क्या किया कि रॉयल पैट्रोनेज के थ्रू मतलब अपने लोगों को माइग्रेट करवाया, और करवा के तो अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करवाई। अच्छा, क्या सवाल क्या है कि वाई आर दे कॉल्ड रेड, तानी इस चीज़ का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि वाई आर दे कॉल्ड रेड। अगर किसी को पता है कि रेड इंडियंस को रेड क्यों कहा जाता है, डू इन्फॉर्म मी। अच्छा, मतलब ट्रिकी सवाल है, सोचने वाली बात है कि रेड इंडियंस को रेड इंडियंस क्यों कहा जाता है। रॉयल पैट्रोनेज क्लियर हुआ। रॉयल पैट्रोनेज यही कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, तो आप अपने किंग के नाम के साथ मूव करोगे, सो दैट जो ऑलरेडी लोग वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, उनको लगे कि उनको आपसे कोई ख़तरा नहीं है, और आपको लगे कि आपको उनसे कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है, एक अमन शांति वाला माहौल बिल्ड हो। अच्छा, छठी रीज़न जो है कॉलोनाइजेशन की, वो क्या थी, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, अमेरिका में कॉलोनाइजेशन से पहले क्या था कि तकरीबन 15 मिलियन पीपल जो है वो रह रहे थे यूरोप में, ठीक है, 15 मिलियन लोग जो है वो यूरोप में रह रहे थे, ठीक है। तो उन 15 मिलियन लोगों को एडजस्ट करने में काफ़ी मसला हो रहा था, मतलब ओवर पॉपुलेशन होगी ना यूरोप में। अच्छा, क्या बता रही थी, हाँ, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन कि क्या था कि 15 मिलियन पीपल जो है वो रह रहे थे यूरोप में बिफोर ऑल दिस, ठीक है। अच्छा, अब क्या था कि उन्होंने कहा कि भाई इस पॉपुलेशन के लोड को अनलोड करने के लिए हम लोग करते हैं कि लोगों को यूरोप से हम ट्रैवल करवाते हैं अमेरिका की तरफ, अमेरिका जाएंगे, अपनी कॉलोनीज़ बिल्ड करेंगे, वहाँ रहेंगे। अच्छा, एक नॉर्मली बात की जाती है ना, स्किन कलर लाल नहीं था, स्किन कलर ब्लैक था, दैट्स वाई दे वर कॉल्ड इंडियंस, ठीक है। स्किन कलर उनका ब्लैक था, माइट भी पॉसिबल कि उनके हेयर्स रेड हो, मतलब वो मार्स वाली फिर फीलिंग्स आ जाती है बंदे को, लेकिन अच्छा, क्या आप प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन बता रही थी कि 15 मिलियन लोग रह रहे थे यूरोप में अमेरिका के
जिसका मतलब कॉलोनाइजेशन से पहले, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या था कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो प्रिजनर्स थे यूरोप में, ठीक है, जो कैदी थे, जो गुलाम थे, वो उनको माइग्रेट करवाया गया यूरोप से अमेरिका में, ठीक है। क्यों माइग्रेट करवाया गया? क्योंकि आपको अमेरिका में आप क्या करना था, एग्रीकल्चर करना था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यूरोप में वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए था, ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए आपको अमेरिका में मैन पावर चाहिए थी। बात समझ आ रही है कि अमेरिका में आपने क्या क्यों कॉलोनी स्टैब्लिश की थी? कि आपने एग्रीकल्चर करना था, एग्रीकल्चर के लिए आपको लोगों की ज़रूरत थी। लोग कौन थे भाई? आपके गुलाम थे जो यूरोप में रहते थे, उन्हें आपने वहाँ से उठाया, अमेरिका ला के फेंका कि भाई अब तुम वहाँ पे भी हमारे लिए काम करते थे, यहाँ पे भी हमारे लिए काम करो, ठीक है। इस चीज़ से क्या हुआ कि जो लोगों का प्रेशर पॉपुलेशन था वो काफ़ी हद तक कम हो गया, ठीक है। दैट वाज द सिक्स्थ रीज़न ऑफ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन सिक्स्थ रीज़न फॉर कॉलोनाइजेशन, दैट इज़ द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, सेवन्थ रीज़न अपने पास लिखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, कल ही तुम लोगों को मैंने बताया था कि यूरोप से डार्क एजेस ख़त्म हो चुके थे, ठीक है, यूरोप ज़रा जाग चुके थे, दुनिया में आ चुके थे, तो साथ ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ गया यूरोप में, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्री के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ पे था? अमेरिका में, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो भी कॉलोनाइजेशन की एक वजह बन गया। सेवन्थ रीज़न तुम लोग को मैंने लिखवाई, कॉलोनाइजेशन। अच्छा, ये पूरा नहीं ओपन। अच्छा, सेवन्थ रीज़न तुम लोग को मैंने लिखवाई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, ठीक है। इंडस्ट्री के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी। रॉ मटेरियल कहाँ पे था? अमेरिका में। अमेरिका से रॉ मटेरियल लाने के लिए आपने कहा कि भाई हम वहाँ पे पहले अपनी एक कॉलोनी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अच्छा, ये लिस्ट भेजी है दानी इब्राहिम ने, मैं देख लेती हूँ कौन कौन से हमारे हो गए। नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर पोटेंशियल, एडवांस रॉयल पैट्रोनेज, लिस्ट फॉर्स, प्रेशर पॉपुलेशन, लेबर रिक्वायरमेंट। अच्छा, लेबर रिक्वायरमेंट अपने से ऐड कर दिया है, लेबर रिक्वायरमेंट। अच्छा, उसमें से निकाल लिया आपने, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ये रीज़न्स पता चल गई हैं? कोई रीज़न नहीं पता तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। मैंने जो तुम लोग को हेडिंग्स लिखवाई हैं वो ये थी, मैं एक दफ़ा हेडिंग्स पढ़ देती हूँ, ठीक है। पहली थी नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। दूसरी फॉरेस्ट की मैंने लिखवाई थी तुम लोगों को, वो नेचुरल रिसोर्स के अंदर ही आ रहा है, फॉरेस्ट भी एक किस्म का, ठीक है, उसको सब हेडिंग बना लो। अच्छा, फिर एक लिखवाई रिलीजियस इशूज़, ठीक है, एडवांस सीफेरिंग टेक्नोलॉजी, रॉयल पैट्रोनेज, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, जिसके अंदर एक सब हेडिंग बना दी यहाँ पे दानी ने, लेबर रिक्वायरमेंट, ठीक है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? एक आखिरी चीज़ बस बताऊँगी, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये सब तो हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया चीज़ों का। अच्छा, एक पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि वाई इंग्लैंड वाज लेट टू स्टैब्लिश इट्स कॉलोनीज़ इन अमेरिका, ठीक है। कल भी तुम लोग को मैंने बताया था कि कॉलोनीज़ जब इस्टेब्लिश हुई, फ्रांस ने की, स्पेन ने की, पोर्टुगीज़ ने की एंड ऑल दैट, और क्या था कि इंग्लैंड बेसिकली सबसे आखिर में आया अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करने के लिए। अच्छा, सबसे आखिर में क्यों आया? परजत तनवीर, मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या पूछ रहे हो कि ओनली थॉट दैट ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड देयर इज़ ओनली इंडियंस। भाई उसने कहा था ना कि वर्ल्ड राउंड है, ठीक है, तो उसने कहा कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तो यहाँ से घूम के तो इंडिया के साथ ही लगती है ना, तो उसने कहा कि ये भी इंडियंस हैं, रेड इंडियंस, ठीक है। अच्छा, बाद में क्या करी थी, वाई इंग्लैंड वॉज लेट, उसके लिए 3-4 पॉइंट्स हैं, बस जल्दी से इसको लिख लो, इसको करना हुआ डिटेल में करना हुआ तो कर लेना, ठीक है। अच्छा, जो पहली रीज़न वो ये थी कि भाई ब्रिटिश जो था वो एशिया में बिजी था। एशिया में कहाँ बिजी था? याद ही होगा तुम लोगों को, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई हुई थी उसने एशिया में, तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी में वो बिजी था, एशिया में बिजी था, उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो देखे कि भाई अमेरिका में क्या हो रहा है और लोग क्यों जा रहे हैं उधर, ठीक है। पहली रीज़न कि ब्रिटिश जो था वो एशिया में बिजी था,
ठीक है, उसके पास वक्त ही नहीं था कि वो देखे कि भाई फ्रांस क्यों जा रहा है, स्पेन क्यों जा रहा है एंड ऑल दैट। अच्छा, द सेकेंड रीज़न वॉज कि जो एरिया था ना वो उस टाइम पे इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ था। ठीक है, लोग जाते थे आके बताते थे, अच्छा लोग गए आके बताया हाँ उधर जंगल है, ठीक है, लोग गए वापस आके बताया कि हाँ वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं एंड ऑल दैट, ये चीज़ें चल रही थी। ठीक है, एरिया एक्सप्लोर नहीं हुआ था, तो आप एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाना पसंद करोगे? ठीक है, तो द सेकंड रीज़न वॉज कि एरिया एक्सप्लोर नहीं था। ठीक है, जब एरिया एक्सप्लोर नहीं है तो तीसरा रीज़न इसके साथ लिंक करता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि ऑब्वियसली एरिया एक्सप्लोर नहीं है तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं होगा उस एरिया में। जैसे अगर आप कोई फील्ड चूज़ करते हो और वो फील्ड इतनी एडवांस नहीं है, इतनी एक्सप्लोर्ड नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं होगा इस फील्ड में, क्योंकि आपको पता है कि ये आपको पे बैक कुछ भी नहीं करने वाली। ठीक है, अच्छा ये क्लियर 3 पॉइंट्स। अच्छा, चौथा पॉइंट ये था कि उस टाइम पीरियड पे क्या हो रहा था कि ब्रिटिश और फ्रांस के आपस में ज़रा जंग चल रही थी, ब्रिटिश और फ्रांस की। ठीक है, तो ब्रिटिश टेक्निकली अपने उस नेवी को डिवाइड करने के लिए राज़ी नहीं था। ठीक है, अब इसलिए अगर आप एक जगह पे जाके अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर रहे हो, आपको एक समुद्री सफ़र करना है, तो उसके लिए आपको नेवी को थोड़ा बहुत तो भेजना पड़ेगा ना साथ। तो वो अपनी नेवी को डिवाइड करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ठीक है, वो कह रहे थे कि हम अपनी आर्मी को डिवाइड नहीं कर सकते, वहाँ कॉलोनी इस्टेब्लिश होगी, यहाँ से भी आर्मी को वहाँ पे जाना पड़ेगा, नेवी को जाना पड़ेगा। तो वो कह रहे थे कि हम फ्रांस से ऑलरेडी क्लैशेस में चल रहे हैं, तो इट्स नॉट द राइट टाइम कि हम अपनी नेवी को डिवाइड करें और वहाँ भेजें एंड ऑल दैट। अच्छा, ये 4 रीज़न समझ आई। पहली मैंने बताई कि एशिया में बिजी थे, दूसरी एरिया अनएक्सप्लोर्ड था, एरिया अनएक्सप्लोर्ड था, तो तीसरी साथ इसके आ जाएगी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है, चौथी ये थी कि फ्रांस के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे थे उनके, और कॉलोनी इस्टेब्लिश करने के लिए उनको अपनी नेवी को डिवाइड करना पड़ा था, और वो टेक्निकली उनके लिए जो है नेवी को डिवाइड करना इस टाइम पीरियड पे ज़रा एक अच्छा नहीं था। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश है वो ऑलरेडी जो है ना स्पेन के साथ 100 साल की जंग लड़ चुका था। ठीक है, ऑलरेडी वो वहाँ उसके साथ जंग लड़ चुका था, तो उसकी इकोनॉमी काफ़ी वीक हो चुकी थी। ठीक है, वीक इकोनॉमी की वजह से उसके लिए फिजिबल नहीं था कि वो वहाँ पे जाके अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करता। ठीक है, अच्छा जो पांचवी रीज़न वो बेसिकली ये है, छठी रीज़न बन जाएगी ये, कि वो ये है कि रूट्स आपके जो है ना रूट्स क्लियर नहीं थे। ठीक है, वही वाली पुरानी वाली मिथ्स जो मैंने बताई थी कि जो सी ट्रैवल जो है वो लोग उससे काफ़ी डरते थे, तो वो मिथ्स प्रिवेल करी थी ब्रिटेन में। तो दे वर लाइक के मतलब इट्स नॉट द सेफ कि आप ट्रैवल करो समुंदर में। ठीक हो गया, तो रूट्स आपके अनक्लियर थे, दैट्स वाई लोगों का इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं था। ठीक है, और लास्ट रीज़न जो थी वो ये थी कि जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, ठीक है, लोग जो ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ डील करते थे, ठीक है, वो कहते थे वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे। वो कहते थे भाई बड़ा ही लंबा सफ़र है, ठीक है, काफ़ी पैसे वेस्ट हो जाने, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। कंपैरेटिवली जो था वो एशिया ज़्यादा नज़दीक पड़ा था उन्हें। ठीक है, एशिया से आपका लैंड रूट भी था और ऑल दैट, तो कंपैरेटिवली आपको एशिया ज़रा ज़्यादा नज़दीक पड़ा था, और यहाँ अमेरिका की तरफ जाना आपके लिए ज़रा डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा था, अमाउंट भी ज़्यादा लग रही थी, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो रही थी। तो जो ट्रेडर्स थे वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि हम जाएँ अमेरिका की तरफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये किस सवाल का जवाब था कि फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल ने अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की, तो ब्रिटिश सबसे आखिर में क्यों आया अमेरिका में, उस सवाल का जवाब था ये। 5-6 हेडर्स पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? क्लियर? कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई तो अभी से पूछ लो मुझसे। अच्छा, तुम लोगों को साथ ही काम दे दूँ, क्योंकि पहला हम लोगों को टॉपिक
तकरीबन थोड़ा सा कवर हो चुका है। अभी कॉलोनाइजेशन में हम हर कॉलोनी को अलग अलग पढ़ेंगे कि हर कॉलोनी को इस्टेब्लिश करने की बेसिक रीज़न क्या थी। यहाँ तो कोई सवाल है तो पहले मेरे से पूछ लो। हाँ नौशाबा, लैंड रोड ब्लॉक था ना, लेकिन फिर भी वो लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कभी ना कभी खुल जाए, तो हम इतने पैसे उस साइड पे क्यों इन्वेस्ट करें। क्लियर हो गया सबको, कोई सवाल? अच्छा, अब मेरा सवाल तुम लोग सुन लो, बल्कि तुम लोग खुद गूगल करोगे इस चीज़ को और गूगल करके इसका जवाब लिखोगे और अपने पास नोट डाउन करोगे इस चीज़ को, ठीक है। 2009 के पेपर में एक सवाल आया हुआ है जिसको आज मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है, ठीक है। 2009 के पेपर में सवाल सुन लो, लिखवा नहीं रही, गूगल करोगे आराम से मिल जाएगा, वहाँ से देख के लिख लेना, ठीक है। अच्छा, वाई इंग्लैंड फेल टू टेक द इनिशिएटिव्स इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। वट फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज इन द एरियाज दे आर नाउ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में वो क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है आसान लफ्ज़ों में कि आप बताओ कि इंग्लैंड जो है वो सबसे पहले अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करने में फ़ेल क्यों हो गया, ठीक है। या ये कर लो कि वो अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश क्यों नहीं कर पाया। जो भी मैंने तुम लोगों को 5-6 हेडर्स लिखवाए हैं वो इसी सवाल का जवाब था, ठीक है। दूसरा वो पूछ रहे हैं कि ब्रिटिश के क्या इंटरेस्ट थे अमेरिका में जिसकी वजह से उसने अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की, ठीक है। तो ये खाली ब्रिटिश के इंटरेस्ट नहीं थे जो आज मैंने तुम लोगों को बताया, ओवरऑल इंटरेस्ट थे, ठीक है। इसमें ये भी लिख सकते हो और साथ इसमें कॉलोनीज़ का भी एडअप कर दोगे, थोड़ी थोड़ी डिटेल हर कॉलोनी की लिख लो कि भाई कौन सी कॉलोनी क्यों हुई, वो जो कल की हम क्लास में देखेंगे वो सारी डिटेल्स भी इसमें आ जाएंगी, ठीक हो गया। एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दूंगी इस पर्शियन कॉलोनाइजेशन का, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे। अच्छा, एक्सप्लोरेशन हमने कहाँ से स्टार्ट की थी? ठीक हो गया। अच्छा, साइबेरियन से, ठीक हो गया। जहाँ से वो पिछली वाली ओवरव्यू वाली डिटेल नहीं दे रही हूँ, सिर्फ एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन को भी सिर्फ रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लोरेशन कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट की थी कि हम लोगों ने साइबेरिया की बात की थी। साइबेरिया जो है वो एक्सट्रीम नॉर्थ में, जल्दी जल्दी चलूँगी, सब कुछ लिखा हुआ है तुम लोगों के पास। साइबेरिया जो एक्सट्रीम नॉर्थ में एक रशियन टेरिटरी थी, ठीक है। अच्छा, साइबेरिया और अलास्का के दरमियान में एक लैंड ब्रिज था, ठीक है। साइबेरिया से, एशिया से लोग मूव करके साइबेरिया और साइबेरिया से अलास्का लैंड ब्रिज के थ्रू, ठीक है, लैंड ब्रिज के थ्रू याद रखना, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आइस एज वाला कंसेप्ट सबको आता होगा। आइस एज वाला वो आइस मेल्टेड और कॉन्टिनेंट अलग अलग हो गए और ऑल दैट, ठीक है। पहले एक ही थे, फिर कॉन्टिनेंटल शिफ्ट और वो सारी चीज़ें जो भी होता है वो सब हुआ और भाई कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए। इसकी वजह से क्या हुआ कि साइबेरिया और अलास्का जो है वो दोनों अलग हो गए, ठीक है। दो अलग एरियाज बन गए अलास्का और बीच में जो है वो गैप आ गया। फिर क्या हुआ कि लोगों का ये ख्याल था, अक्सर कहा जाता है कि जो फर्स्ट अमेरिकन्स थे वो इंडियंस थे। क्यों कहा जाता है? यही जो अभी कहानी बताई है ये इसकी साइबेरिया वाली और अलास्का वाली, इसी वजह से कहा जाता है कि एशिया से लोग मूव करके गए साइबेरिया से अलास्का, और कहा जाता था कि जो फर्स्ट अमेरिकन्स थे वो इंडियंस थे और उनको रेड इंडियंस कहा जाता था। क्यों रेड कहा जाता था, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास, ठीक है। फिर क्या हुआ, अभी सिर्फ वहाँ की कहानी बता रही हूँ कि अमेरिका में क्या हो रहा था बिफोर 1492, ठीक है। लोगों ने वहाँ रहना शुरू कर दिया, कॉलोनीज सॉरी कह रही हूँ, ट्राइब्स अपने इस्टेब्लिश किए, विलेजेस इस्टेब्लिश किए एंड ऑल दैट, ठीक है। अच्छा, सोशल कल्चर सिस्टम डेवलप हुआ, रिलीजियस सिस्टम डेवलप हुआ और सिविलाइजेशन वाला टाइम पीरियड आया। पहले सिविलाइजेशन, फर्स्ट अमेरिकन सिविलाइजेशन माया सिविलाइजेशन थी, जिनका अपना माया कैलेंडर था, 2012 में ख़त्म हो गया। आर्किटेक्चर के साथ वो लोग डील करते थे, अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज था उन लोगों के पास, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज थे, ठीक है। और जो बेसिक चीज़ याद करने वाली है कि पेट्रोग्राफी उन लोगों को आती थी, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग देयर राइज क्या हुआ कि कल्चरल नॉर्म्स बिल्डअप होना शुरू हो गए। फिर
इंटरनल क्लैशेस की वजह से, कुछ बीमारियों की वजह से, कुछ जंगों की वजह से माया सिविलाइजेशन का एंड हो गया, डिक्लाइन हो गया। माया सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ तो एस्टिक सिविलाइजेशन इमर्ज हो गई। एस्टिक सिविलाइजेशन ज़रा एडवांस थी एज़ कम्पेयर टू माया सिविलाइजेशन, ठीक है। मैक्सिकन रीजन में ये लोग सेटल हुए और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स और सब चीज़ों के साथ इन लोगों ने डील किया, ठीक है। सारी माया वाली बातें ही हैं, सिर्फ ज़रा से एडवांस थे ये लोग। एक चीज़ यहाँ पे एक आती है, ये टॉल्टिक सिविलाइजेशन, एस्टिक सिविलाइजेशन को ही टॉल्टिक सिविलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। एस्टिक सिविलाइजेशन को ही टॉल्टिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। अच्छा, जब एस्टिक सिविलाइजेशन का फॉल हुआ तो इनका सिविलाइजेशन राइज हो गई। अच्छा, ये जो इनका सिविलाइजेशन थी बेसिकली क्या थी कि वेल ऑर्गेनाइज थी और चिली, अर्जेंटीना वगैरह के एरिया में ये लोग सेटल हुए और ज़रा ये माया सिविलाइजेशन और एस्टिक सिविलाइजेशन से ज़रा से बेहतर थे इनका सिविलाइजेशन वाले, ठीक है। अच्छा, जब ये सारा ये 1492 तक की सारी कहानी है वहाँ पे चल रही थी। इस साइड पे आओ, यूरोप में क्या हो रहा था 1492 में, जो मैंने तुम लोगों को कल बात बताई थी कि 15 सेंचुरी से पहले जो है ना, यूरोप डार्क एजेस में रह रहा था, ठीक है। डार्क एजेस से मुराद मतलब अपने उनके सेक्टेरियनिज्म, इंटॉलरेंस, एक्सट्रीमिज्म, ये सारी चीज़ें यूरोप में एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। 3 सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी थी, ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो थे वो उनका ये ख्याल था, जो अभी भी मैं तुम लोगों को बता रही थी कि चर्च ऑफ रोम इज़ एपिसेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी। प्रोटेस्टेंट्स कहते थे कि भाई क्रिश्चियनिटी में ऐसे कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, कैथोलिक ज़रा से हार्ड लाइनर थे, प्रोटेस्टेंट सॉफ्ट लाइनर, मतलब लिबरल्स थे, सॉफ्ट थे। अच्छा, क्यों इनका क्लैश क्यों था, ठीक है। क्लैश इसलिए था कि 1648 से पहले क्या होता था कि रिलीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था पॉलिटिक्स में। तो अगर आप कहते हो कि भाई चर्च ऑफ रोम इज़ एपिसेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो आपकी पॉलिटिक्स, सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होंगी वो चर्च ऑफ रोम ने ही डिसाइड करनी है, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ कि देयर हैड बीन सेवरल वॉर्स बिटवीन देम, ठीक है। बहुत ज़्यादा जंगें हुई, जो ये जो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट क्लैश था ये भी रीज़न बना था कॉलोनाइजेशन के भी, तुम लोग को मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, अब क्या था कि जब ये वाली बात तो एंड हो गई, ठीक है। अब एक और जो किया था हम लोगों ने बात की थी कैपिटल्स की, कि मुसलमानों के 2 बड़े कैपिटल्स थे उस टाइम पीरियड पे। स्पेन यूरोप में था, भी कहते हैं क्रिश्चियनिटी की लैंग्वेज में। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाया था मैंने, तुम लोगों को लिखा होगा तुम लोगों के पास, रिकनक्वेस्टा, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि रिकनक्वेस्टा प्रिवेल कर गया यूरोप में, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई हमें अपनी टेरिटरीज वापस लेनी है मुसलमानों से। अच्छा, यूरोप से तो वो लेना भी शुरू कर दिया उन्होंने, स्पेन पे कब्जा भी कर लिया, जो भी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हुआ कि एशिया टर्की वालों को ये डर बैठ गया कि डोमिनो इफेक्ट की वजह से जो है रिकनक्वेस्टा मूवमेंट यूरोप से एशिया में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि यूरोप और एशिया एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट थे। क्यों इंटरडिपेंडेंट थे? क्योंकि यूरोप का जो क्लाइमेट था वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं था और एशिया का क्लाइमेट एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल था, और यूरोप एशिया को पैसे दे रहा था, एशिया यूरोप को खाना दे रहा था, इस तरह के सीन्स थे, ठीक है। जो एशिया की कह लो कि यूरोप जो था वो एशिया के लिए ह्यूज मार्केट था और एशिया जो है वो यूरोप की फूड इनसिक्योरिटी को फुलफिल कर रहा था, ठीक है। तो यू कैन से कि देयर हैड बीन ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन यूरोप एंड एशिया सिंस लॉन्ग। ट्रेड एंड कॉमर्स 3 तरीक़ों से हो रही थी, बाय लैंड बाय सी, ठीक है। बाय रीज़नेबल नहीं था, बड़ा ही महंगा पड़ जाता था हम लोगों को। अच्छा, बाय लैंड क्या हुआ कि टर्की ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। क्यों ब्लॉक कर दिया? वो कह रहे थे कि भाई ट्रेड एंड कॉमर्स के पीछे जो है ये रिकनक्वेस्टा मूवमेंट भी चल के ना तो हमारे एरिया में आ जाएगी, तो हम नहीं कोई इस किस्म का रिस्क लेना चाहते, तो उन्होंने पहले ही रास्ता ब्लॉक कर दिया कि भाई टर्की तो हमने बंद कर दिया, अब ट्रेड एंड कॉमर्स तुम लोग किसी और रास्ते से करो, ठीक है। बाय सी जो है वो अफ्रीका से होकर रास्ता गुजरता था, तो अफ्रीका वाले ज़रा मूडी से बंदे हैं, ठीक है। तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि हम अफ्रीका पर इंटरडिपेंडेंट हो अपनी फूड इनसिक्योरिटी को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। तो उन दिनों में क्या हुआ कि
जो सी नेविगेटर्स थे उनका स्कोप ज़रा हाई हो गया। यूरोपियन किंग्स और क्वींस ने अनाउंस किया कि भाई कोई ऐसा बंदा जो शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करेगा यूरोपियन एशिया में, उसको हम बेनिफिट्स देंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस साहब आए, वो बेसिकली इटालियन थे, आप लेकिन आप उन्हें स्पेनिश नेविगेटर कहते हो। क्यों कहते हो? क्योंकि स्पेन ने स्पॉन्सर किया था उन्हें, ठीक है। ये थोड़ी सी उसकी कहानियाँ थी कि मैथमेटिक्स में उसका इंटरेस्ट था, जियोलॉजी में इंटरेस्ट था। 1470 में लिस्बन गया, मैप मेकिंग सीखी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी सीखी। वहाँ पे एक मैप उसको मिला जिसमें उसको ह्यूमंस के सैम्पल्स मिले वेस्ट साइड पे अटलांटिक ओशन के, और उसने कहा कि भाई दुनिया फ्लैट नहीं है, दुनिया फ्लैट नहीं है, दुनिया तो राउंड है, ठीक है। तो अगर दुनिया राउंड है तो आप डीप ईस्ट में जाओगे तो आप वेस्ट से निकलोगे, डीप वेस्ट में जाओगे तो आप ईस्ट से निकलोगे। तो ये सारी कहानियाँ उसकी चल रही थी, ठीक है। अच्छा, क्या बता रही थी? हाँ, ये कि आप डीप ईस्ट में जाओगे तो आप वेस्ट से निकलोगे, आप डीप वेस्ट में जाओगे तो आप ईस्ट से निकलोगे, ठीक है। अच्छा, उसने कहा कि भाई मुझे तुम लोग थोड़े से स्पॉन्सर करो, किंग्स और क्वींस को कहा कि आप मुझे स्पॉन्सर करो तो मैं कर लूँगा, मैं एक शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है। उस टाइम पीरियड पे क्या था कि यूरोपियन किंग्स और क्वींस को उसकी बात अजीब सी लगी, डीप ईस्ट डीप वेस्ट वाली, जैसे हम लोगों को अजीब लग रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड नहीं करते। फिर क्या था कि एक स्पेनिश क्वीन थी, उसको उसकी बात ज़रा सी रीज़नेबल लगी, या हो सकता है कि उस बंदी ने रिस्क लिया हो, तो उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करूँगी, तुम मतलब कर लो, चले जाओ ना, मैं तुम्हें स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर दूँगी। 4 वॉयजेस की उसने, 1492, 1493, 1498 और 1502। क्या डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स? अच्छा, ये मुश्किल सवाल ही करना तुम लोग हमेशा मेरे से कि दानी इब्राहिम का सवाल सुनो कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स, के ट्रेड और कॉमर्स में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, ट्रेड आप कहते हो तजारत को, और कॉमर्स किसे कहते हो? मुझे यहाँ पे कितने लोग हो, 12-13 लोग हो, जल्दी से मुझे बता दो कॉमर्स किसे कहते हो। यार मुझे जहाँ तक मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड जो है वो मतलब हैंड टू हैंड चीज़ों की बाइंग और सेलिंग है, और कॉमर्स मेरे ख्याल में मतलब कंट्री टू कंट्री, मतलब जैसे आप इकोनॉमी में बात करते हो। यार मुझे नहीं आ रहा है ये क्या, कैसे तुम लोग को बताऊँ। अगर किसी को यहाँ आता है तो इस सवाल का जवाब दे दो, ट्रेड एंड कॉमर्स वाला। जिनो शाबा, जो 4 इसकी वजह से वो चारों की चारों अमेरिका की तरफ से 1492 में वो भमास पहुंचा, 1493 में भी भमास किया होगा, 1498 और 1502, ठीक है। अच्छा, कुछ गूगल कर लो यार, 1 मिनट रुको, मुझे गूगल करने दो इस चीज़ को, मेरी भी इंफॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा हो। अच्छा, गूगल कह रहा है हमें कि कॉमर्स जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, जबकि ट्रेड जो है वो एक नैरो से टर्म है और कॉमर्स का ही पार्ट है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं तुम लोग को बता रही थी कि कंट्री टू कंट्री है, हाँ ठीक है ना, वही वाला कंसेप्ट आ गया ना, कि अगर आप कंट्री टू कंट्री कर रहे हो, इकोनॉमी के टर्म्स में बात कर रहे हो, डॉलर्स और पैसा में बात कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉमर्स, ठीक है। और ट्रेड आप कर रहे हो जो स्मॉलर लेवल पे जो कंपनीज कर रही हैं, ट्रेड एंड ऑल दैट। हाँ ठीक हो गया टीना। हाँ ठीक हो गया, अमाद का ज़रा जवाब अच्छा है कि ट्रेड सेलिंग एंड बाइंग वाइल कॉमर्स इंक्लूड बैंकिंग इंश्योरेंस। अच्छा, थोड़ा बहुत मैं यही कह रही थी लेकिन मुझे ज़रा एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था, ठीक है। ठीक हो गया, हाँ, कि कॉमर्स आपकी ब्रॉड टर्म में होती है। देख लो, एक नई चीज़ मैंने भी सीख लिया आज। अच्छा, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। फिर क्या हुआ कि उसने कहा कि भाई ये तो अमेरिका है, सॉरी क्या है, भमास पहुँचा तो उसने कहा कि ये इंडिया है, ठीक है। 1506 में ही डाइड। 1507 में मार्गो वेस्पुसी जो कि उसी के क्रू मेंबर था, उसको स्पॉन्सर किया पुर्तगाल ने, और वो गया भमास और उसने कहा कि आई हैव डिस्कवर अ न्यू लैंड, ठीक है।
उसने किंग्स और क्वींस को कन्विंस किया और लोग कन्विंस भी हो गए। दैट्स वाई उन्होंने उस जगह को द लैंड ऑफ अमेरिकस का नाम दिया। प्रोनाउंस करना मुश्किल था तो अमेरिका कहते हो उसको, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस को ये अवार्ड क्यों नहीं दिया गया, उसके नाम पे ये जगह क्यों नहीं रखी गई? हालांकि डिस्कवर उसी ने किया था, एक्सप्लोर उसी ने किया था, लेकिन वो मरते दम तक यही कहता रहा कि यार ये इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है। अगर वो बोल देता कि ये एक न्यू लैंड है तो आज क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पे अमेरिका का नाम होता, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई कॉलोनीज इस्टेब्लिश हुई अमेरिका में, तो कॉलोनाइजेशन की बेसिक रीजंस क्या थी, ठीक है। किन रीजंस की बेसिस पे कॉलोनीज इस्टेब्लिश हुई? पहला था कि नेचुरल रिसोर्स, प्राइमरी रीज़न था गोल्ड अमेरिका में अबंडेंटली पाया जाता था, तो वहाँ पे दैट्स वाई कॉलोनीज इस्टेब्लिश हुई। पहली कॉलोनी जो वर्जीनिया कॉलोनी थी, ठीक है, उसको आप गोल्ड हंग्री कॉलोनी भी कहते हो, ठीक है। अच्छा, फॉरेस्ट इस्टेब्लिश हुआ, नहीं फॉरेस्ट इस्टेब्लिशमेंट कह रही हूँ, फॉरेस्ट वहाँ पे अमेरिका में काफ़ी पाए जाते थे और फॉरेस्ट इस चीज़ का सैम्बल होता है कि भाई ये जगह एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, ठीक है। तो जो बेसिक शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करने का रीज़न क्या था कि आपको एशिया के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स करनी थी, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। अच्छा, तो जब यहाँ पे आपको फॉरेस्ट मिले तो आपने कहा कि भाई एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, हम एशिया पे अब क्यों डिपेंड करें अपनी फूड इनसिक्योरिटी को फुलफ़िल करने के लिए, हम यहाँ पे अपना डेरा डालेंगे और यहाँ से अपनी फूड इनसिक्योरिटी को फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। फिर एक और रीज़न है रिलीजियस इश्यूज़, जो भी बता रही थी कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स का चल रहा था, ठीक है। दोनों के दरमियान जंगें चल रही थी और प्रोटेस्टेंट बेचारे सादे से सॉफ्ट से लिबरल से बंदे थे, तो कैथोलिक ने उनका मैसेकर शुरू कर दिया और दैट्स वाई प्रोटेस्टेंट्स ने वहाँ से ट्रैवल करके आए अमेरिका में, अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की। एडवांस सीफेयरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें क्या हुआ कि आपके पास ज़रा अच्छे और बड़े शिप्स बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ की, आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई कि आपके लिए सी ट्रैवल आसान हो गया। दैट्स वाई लोगों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया, माइग्रेट करना शुरू कर दिया। रॉयल पैट्रोनेज के पहले किंग्स और क्वींस आपको कोई इस तरह की अपनी सरपरस्ती में नहीं भेजते थे। फिर क्या हुआ कि जब आप कॉलोनी इस्टेब्लिश करने के लिए गए तो मतलब आप एक किंग के चार्टर के साथ मूव कर रहे हो, ठीक है। तो वो जो ऑलरेडी लोग वहाँ पे नेटिव्स रह रहे थे उनसे आपको कोई ख़तरा नहीं था, ठीक है। आप वहाँ जाते थे, अपना चार्टर दिखा देते और कहते थे फ़लाँ किंग के नाम के साथ आया हूँ, और वो आपको जगह दे देते थे और आप आराम से रह लेते थे, ठीक है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू जो था वो रिजॉल्व हो गया इस चीज़ से, ठीक है। अच्छा, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन के 15 मिलियन पीपल यूरोप में रह रहे थे, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, तो आपने सोचा कि हम थोड़े से लोगों को वहाँ पे माइग्रेट करवा देते हैं अमेरिका में, तो यहाँ पर लोड ज़रा कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो एक और ऐड किया था यहाँ किसी ने ऐड किया था लेबर रिक्वायरमेंट वाला, वो इसके अंदर ही कर लेना कि लेबर रिक्वायरमेंट क्या था कि आपको एग्रीकल्चर करना था अमेरिका में, ठीक है। जो पीछे बात करी थी, एग्रीकल्चर के लिए मैन पावर की ज़रूरत होती है और मैन पावर आपका लेबर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा था, ठीक है। मैन पावर में क्या पॉइंट आता है इसमें कि क्या था कि जो प्रिजनर्स जितने भी थे ना यूरोप में, ठीक है, वो उन्होंने क्या किया कि वो उन प्रिजनर्स को मूव करवाया यूरोप से अमेरिका में। उन्होंने कहा यहाँ पे भी तुम लोग हमारे लिए काम कर रहे हो, वहाँ जाके भी हमारे लिए काम करोगे, तो वहाँ जाओ और हमारे लिए एग्रीकल्चर करो, ठीक है। क्या हुआ, आपके जो लेबर रिक्वायरमेंट वो भी फुलफ़िल हो गई और प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन भी कम हो गया, ठीक है। 1 तीर से 2 शिकार वाले काम किए इन लोगों ने। लास्ट वन वॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में आ चुका था, जो पहले मैंने बात की थी। अच्छा, डार्क एजेस यूरोप से ख़त्म हो चुके थे, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल अवेलेबल था अमेरिका में, तो आपने इसलिए भी अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर ली, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो एड्रेस किया छोटा सा एंड पे, वो ये था कि इंग्लैंड लेट क्यों था, सबसे आखिर में क्यों आया। पहला ये था कि इंग्लैंड बेसिकली बिज़ी था एशिया में, ठीक है। ब्रिटिश बिज़ी था एशिया में, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई हुई थी और उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो देखे कि उस साइड पे क्या हो रहा है। एरिया अनएक्सप्लोर्ड था, तो हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था उस एरिया में, ठीक है। और हमें ये भी मंजूर नहीं था कि हम अपनी नेवी को डिवाइड करें उस टाइम पीरियड पे, जिस टाइम पीरियड पे फ्रांस के साथ हमारे अच्छे खासे क्लैशेस चल रहे थे, ठीक है। फिर क्या था कि हम ऑलरेडी स्पेन के साथ 100 साल की जंग लड़ चुके थे, हमारे पास मतलब बिल्कुल ही हमारा कौमी ख़जाना ख़त्म हो चुका था, तो हमारे पास हमारी इकॉनमी हमें इतनी इजाज़त ही नहीं दे रही थी कि हम वहाँ जाके अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करते, ठीक है। फिर क्या था कि
ब्रिटिश ट्रेडर्स जो थे, ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स के लोग, ठीक है, उनका इंटरेस्ट नहीं था। क्यों इंटरेस्ट नहीं था? वो कहते थे कि हमें एशिया ज़रा ज़्यादा नज़दीक पड़ है, तो हम अगर अमेरिका से अपनी ट्रेड एंड कॉमर्स को करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट ज़रा ज़्यादा लग जाएगी। तो वो कह रहे थे कि हमारा ऐसे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। लास्ट में एक सवाल बताया और उसको सॉल्व कर लेना। अब मुझे बताओ, कुछ किसी को कुछ पूछना है? चलो, अच्छा क्या अच्छा, दानिया इब्राहिम, मेरे पास पीपीटी स्लाइड्स तुम लोग के लिए मैं बनाना चाह रही थी, स्टार्ट किया था मैंने, लेकिन स्क्रीन शेयरिंग का थोड़ा इशू आ रहा है मुझे, तो मुझे लग रहा है कि वो मेरी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। अगर मेरा कोई स्क्रीन शेयरिंग का इशू रिजॉल्व हो जाता है तो वेल आई विल शेयर विद यू। और बाकी ये है कि सर अदनान बदर के नोट्स को फॉलो करो, गुड है, कल ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। और सर जुल्करनैन ज़मानी की बुक को अगर फॉलो करते हो तो वो भी काफ़ी अच्छी है। नहीं नौशाबा, मैं किसी यूनिवर्सिटी में टीच नहीं करती हूँ, आई एम ए स्टूडेंट एट दिस लेवल। ठीक हो गया अमाद? मेरे टाइम पे डिपेंड करता है। आज भी काफ़ी हेक्टिक डे के बाद फिर भी मैंने लेक्चर लिया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि डेली हो जाए, क्योंकि चीज़ें फ़्लो के साथ चलें तो समझ आता है। अभी एक लेक्चर हो, हफ्ते के बाद एक लेक्चर हो, तो तुम लोगों को पिछले हफ्ते का तो याद ही नहीं होगा ना कि कुछ क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मेरी तुम लोग को भी यही बोलूँगी, मेरी स्ट्रैटेजी यही थी जो मैंने तैयारी स्टार्ट की थी अपनी सीएसएस की, तो वो यही था कि एक सब्जेक्ट को उठाओ, उसे स्टार्ट से लेकर एंड तक करो, ख़त्म करके साइड पे रखो ऑप्शनल को, और दूसरा उठाओ। ठीक है, तो जब सब चीज़ें तुम लोग साथ लेके चलोगे ना तो बहुत बर्डन भी हो जाएगा, और तुम लोग को समझ भी नहीं आ रही होगी कि ये पाकिस्तान अफेयर्स का है, ये करंट अफेयर्स का है, ये हिस्ट्री ऑफ यूएस का है, ये आईआर का एंड ऑल दैट। ठीक है, मैं अपना इंट्रो क्या करवाऊँ? तब मतलब मेरा ये था कि मैंने अटैम्प्ट ऐसे ही दे दी। ठीक है, लास्ट टाइम तक आई वाज नॉट श्योर कि मैं ये अटैम्प्ट देने भी वाली हूँ या नहीं देने वाली। ठीक है, जो बेसिक तैयारी मैंने की है वो मैंने किप्स से की है। ठीक है, लेकिन साथ ये था कि नोवा को भी मैंने साइड पे नहीं रखा, उसको भी फॉलो किया है। ठीक है, मैडम हमारा ने काफ़ी हेल्प की है इसमें सब में, और एंड ऑल दैट। मतलब अब बाकी सब अब दुआओं पे डिपेंड करता है। नौशाबा, मेरा 200 का ऑप्शनल आईआर था। अच्छा, मतलब वो लेक्चर वहाँ ही पढ़ा रहा ना, तुम लोगों को मेरी इंट्रो की पड़ गई है। मैं ये पूछ रही थी कि मुझे बताओ कि कुछ समझ नहीं आया, कुछ रह गया पॉइंट, कुछ मिस हो गया है, कुछ पूछना है जल्दी से पूछ लो ताकि लेक्चर एंड करूँ। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैंने देखी थी कि यहाँ पे सोशोलॉजी के, क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर्स के बारे में बात हो रही थी। तो क्रिमिनोलॉजी ऑलरेडी सर राजा शहरोज़ पढ़ा रहे हैं, और मैंने खुद सर राजा शहरोज़ से क्रिमिनोलॉजी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप सर असलान से बात करो कि सर राजा शहरोज़ के लेक्चर्स कंडक्ट करवाएं, और सर राजा शहरोज़ ऑलरेडी लेक्चर्स यहाँ पे दे रहे हैं, बल्कि दे भी चुके हैं तुम लोग को काफ़ी लेक्चर्स। ठीक है, सोशोलॉजी मैम ईमान को पकड़ो, वही मैम ईमान की सोशोलॉजी उनका अपना